कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉस लॉ। गॉस लॉ का यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कूलम लॉ से हमने गॉस लॉ डेराइव किया, गॉस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी या कूलम्स लॉ भी डेराइव कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखना, ये कौन से केसेस में डेराइव कर सकते हो? ओनली फॉर द सिस्टम्स दैट पोजेस सिमेट्री। अगर सिस्टम में कोई सिमेट्री है तभी हम फाइंड कर पाएंगे। अब फील्ड को फाइंड करने के लिए जो भी कैसे फाइंड करना है, हमें क्या चूज करेंगे? एक गॉसियन सरफेस चूज करते हैं। गॉसियन सरफेस क्या होती है? गॉसियन सरफेस इज इमेजिनरी सरफेस। हम कैसे चूज करेंगे उसे? सिमेट्री देखेंगे और इस तरीके से चूज करना है जो तुम्हारा रिजल्टेंट फील्ड आए, या तो वो पैरेलल हो, इट इज आइदर पैरेलल और परपेंडिकुलर टू गॉसियन सरफेस। अगर पैरेलल हुआ, अगर तुम्हारा फील्ड सरफेस के पैरेलल हुआ तो कितना एंगल हो गया दोनों में? 0 डिग्री या 90 डिग्री? 90 डिग्री अगर पैरेलल टू सरफेस है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? सीधा 0। अगर परपेंडिकुलर टू सरफेस है तो दोनों में एंगल कितना हो गया? 0, तो सीधा EA लिख सकता हूं। तो हम इस तरीके से कुछ यूज करेंगे। अब कैसे कैसे गॉसियन सरफेस तुम चूज करते हो? एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी r डिस्टेंस पे जो फील्ड होता है वो सेम होता है। एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी r डिस्टेंस पे फील्ड सेम होता है, और ये सिर्फ इस प्लेन में नहीं, बाहर भी होता है। तो कैसी सरफेस बनेगी? एक शेल बनेगा, ठीक है। सेंटर से r डिस्टेंस पे फील्ड इज सेम, तो स्फेरिकल सिमेट्री होती है। तो हम इसमें गॉसियन सरफेस कंसेंट्रिक शेल बनाते हैं, स्फेरिकल शेल। अगर ऐसी लाइन चार्ज हो, लाइन चार्ज के लिए क्या करते हैं? लाइन चार्ज के लिए r डिस्टेंस पे फील्ड तो सेम होता है, r डिस्टेंस पे ऐसे फील्ड सेम होता है, बट इसकी जो सिमेट्री बनती है वो क्या बनती है? सिलेंड्रिकल बनती है। इसकी जो हमारे पास सिमेट्री बनती है लाइन चार्ज की, ठीक है, ये कैसी सिमेट्री बनती है? देखो, ये तो आ गया, ये इस प्लेन में आया, नीचे इस प्लेन में इस तरफ फील्ड होगा। तो ऐसा कुछ ना, हमसे सिलेंडर्स बनते जाएंगे अगर सारे बनाओगे। तो लाइन चार्ज, होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, हम क्या सिमेट्री यूज करते हैं? सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो इसमें क्या बनाते हैं? होलो कंसेंट्रिक सिलेंडर्स। इनफाइनाइट प्लेन, इनफाइनाइट प्लेन या यूनिफॉर्म फील्ड हो जब, तब हम कैसी सिमेट्री चूज करते हैं? जैसे ये फील्ड है तो हम या तो बनाते हैं सिमेट्री, जैसे ये प्लेनर्स हो गया ना, तो हम या तो बनाते हैं गॉसियन पिल बॉक्स। ये क्या होता है सर? पिल बॉक्स क्या होता है? दवाई, जैसे वो देखा कैप्सूल, तो हम एक कैप्सूल बनाते हैं यहाँ पे। तो जो फील्ड होगा या तो सरफेस के, इस सरफेस के से परपेंडिकुलर है, और ये जो इस सरफेस के पैरेलल है। तो हम करते हैं आगे, ट्राई करते हैं, तो हमें धीरे धीरे समझ आएगा। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। प्रूफ कूलम लॉ यूजिंग गॉस लॉ। क्वेश्चन आए तुम्हें बोर्ड्स में कि भाई प्रूफ करो कूलम्स लॉ यूजिंग गॉस लॉ, या तुम्हारे पास आए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज K/r² होता है, उसका प्रूफ देखते हैं यूजिंग गॉस लॉ। क्या करो? गॉसियन, इसमें गॉसियन सरफेस चूज करना है। पॉइंट चार्ज के लिए सिमेट्री होती है स्फेरिकल, तो हमने क्या करना है? r डिस्टेंस पे एक गॉसियन सरफेस चूज कर लिया। अब मैं बोलूंगा कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है। मान लो E फील्ड है, मुझे नहीं पता कितना मैग्नीट्यूड है, बट होगा तो इस साइड, और एरिया वेक्टर भी इस साइड है। अच्छा, हमने सारा इस स्फेरिकल शेल क्यों चूज किया? मैं डायरेक्शन तो क्योंकि इसका चेंज हो रहा है, बट ये तो बोल सकता हूँ ना कि भाई r डिस्टेंस पे मैग्नीट्यूड तो एटलीस्ट सेम होगा। तो इंटीग्रल E.dA, ये होता है टोटल फ्लक्स, ठीक है। अब पहली बात, E और dA में एंगल कितना होगा? E और dA में एंगल कितना होगा? हर पॉइंट पे कितना एंगल है इन दोनों पे? 0 डिग्री। फिर मैं बोलूंगा कि E वेक्टर तो वेरिएबल था, E का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है। dA का सरफेस इंटीग्रल कितना आ गया? टोटल 4πr²। और टोटल फ्लक्स कितना आएगा? Q/ε0। तो E कितना आ गया? Q/4πr²ε0। 4πε0 कितना होगा? Q। 1/4πε0 इज K, कूलम्स कांस्टेंट। तो इस तरीके से तुम इलेक्ट्रिक फील्ड डेराइव कर दो। बोर्ड्स में ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल।
शेल के लिए मैंने कुछ तुम्हें शेल थ्योरम बताया था, वो शेल थ्योरम गॉस लॉ से ही आता है। क्या है, क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस पे फील्ड बताना है, पहले एक्सटर्नल पॉइंट। क्या करो, क्या सिमेट्री बनानी है, एक आर डिस्टेंस पे शेल बना लिया। इस सरफेस पे तो सिर्फ तुम्हें रिंग दिखाई दे रहा है, सब बाहर की तरफ भी है, ठीक है। तो कितना चार्ज इंक्लोज आ रहा है, फ्लक्स इज इंटीग्रल ई डॉट डी ए। कितना चार्ज इंक्लोज आ रहा है, सारा का सारा ही क्यू चार्ज इंक्लोज आ रहा है, इंटीग्रल ई डॉट डी ए। फिर से वही, किसी भी पॉइंट पे चूज करोगे, जो फील्ड होगा रेडियली आउटवर्ड होगा। दोनों में एंगल कितना है हर पॉइंट पे, 0 डिग्री। cos 0 कितना हो गया, 1। ई वेरिएबल है बट ई का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होगा, तो ई इंटीग्रल के बाहर आ गया। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी ए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4πr²। ठीक है, आर ये स्मॉल आर आएगा जो सेंटर से डिस्टेंस है, तो ई कितना आ गया, क्यू बाय 4π एप्सिलॉन नॉट r² या के क्यू बाय r²। अगर तुम इंटरनल पॉइंट पे करो, इंटरनल पॉइंट पे वही स्फेरिकल शेल बनाओगे, बट इस केस में तो तुम्हारा फ्लक्स आएगा, बाकी टर्म तो वैसा ही है। ये टर्म तो फिर जब सोल्व करोगे ना वही डराइव होगा, ई इंटू 4π स्मॉल r², ये एरिया। बट चार्ज इंक्लोज ही 0 है, तो ई इज 0। तो स्फेरिकल शेल में अगर तुम्हारे पास कोई शेल है, एक्सटर्नल पॉइंट पे कितना होता है, के क्यू बाय r², सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर, इंटरनल पॉइंट पे 0। ड्यू टू स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, अगर मेंशन ना हो तो कौन सा स्फीयर लेना होता है, सॉलिड। तो एक्सटर्नल पॉइंट पे एक शेल बनाया, गॉसियन सरफेस बनाई, क्यू चार्ज है, ठीक है। फ्लक्स कितना आएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, वही सेम सारा वैसे प्रूव कर लोगे। तो ई कितना आएगा, के क्यू बाय r²। अब हम करते हैं इंटरनल पॉइंट पे। इंटरनल पॉइंट पे बस इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, जब तुम गॉसियन सरफेस बनाओगे तो कुछ ना कुछ चार्ज इंक्लोज आएगा इसमें। तो क्या करोगे, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए। फिर से वही कि ई वेक्टर और एरिया वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, ई का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो ये जब करोगे ई इंटू 4πr²। क्यू इंक्लोज, मैं बोलूंगा कि भी इस पोर्शन में कितना चार्ज इंक्लोज हो रहा है, तुम बोलोगे टोटल 4π3πr³ में कितना चार्ज है, क्यू यूनिट का लिख लोगे। ऐसे इस पोर्शन का ये कितना आ जाएगा, क्यू बाय r³ इंटू स्मॉल r³। तो ये तुम्हारा क्यू इंक्लोज है, क्यू बाय r³ इंटू स्मॉल r³ बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई कितना आ गया, 1/4π एप्सिलॉन नॉट, r², ये r³ कट जाएगा, तो कितना आ गया, के क्यू आर बाय r³। तो ये जो सारे डेरिवेशन थे ना शेल थ्योरम, वो यही था। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फानाइट लाइन चार्ज। इन्फानाइट लाइन चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कैसे सिमेट्री बनानी है, इसमें क्या बताया था, आर डिस्टेंस पे एक सिलेंडर बनाओ, और ध्यान रखना ये जो सिलेंडर बनाना, ये बिल्कुल ना एंड तक मत बनाना। रीजन क्या है, अगर तुम इन्फानाइट लाइन चार्ज के एंड पॉइंट पे चले गए तो एंड पॉइंट पे फील्ड वैसा नहीं होता है, फील्ड का डायरेक्शन चेंज होने लग जाता है। अगर तुम एक इन्फानाइट लाइन चार्ज के एंड पॉइंट पे चले गए तो एक साइड से तो इन्फानाइट रहा नहीं ना वो। तो कभी भी जब ये गॉसियन सिलेंडर बनाना तो बिल्कुल एंड तक मत बनाना। तो जैसे आर डिस्टेंस पे निकालना है, तुमने क्या करा, एक एल लेंथ का एक सिलेंडर बना लिया। तो मैं बोलूंगा कि इसके ना 3 सरफेसेस हैं। पहले फील्ड देखो, ऐसा कुछ फील्ड आ रहा होगा, बॉटम सरफेस पे भी ऐसा ही कुछ फील्ड आ रहा है। एक तो टॉप सरफेस, एक बॉटम, और एक थर्ड है कर्व सरफेस। कर्व सरफेस में से ऐसा फील्ड आ रहा होगा। टॉप सरफेस का एरिया वेक्टर इस साइड है और बॉटम सरफेस का एरिया वेक्टर इस तरफ है, और जबकि फील्ड इस डायरेक्शन में। तो टोटल फ्लक्स 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये मान लो चार्ज डेंसिटी लैम्डा, कितना इसका लेंथ इंक्लोज हो रहा है, एल, तो कितना चार्ज इंक्लोज हो रहा है, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट सरफेस में से फ्लक्स इज 0, क्यों, ई और एरिया वेक्टर में कितना एंगल है, 90, बिकॉज ई इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। सेकेंड में भी 0, एंड थर्ड में ई और एरिया में एंगल कितना है तुम्हारे पास, कितना एंगल है, 0 डिग्री। तो फ्लक्स थ्रू सिर्फ थर्ड सरफेस बचेगा,
इंटीग्रल, ये कितना हो गया, इंटीग्रल ई डॉट डी ए, सिर्फ ये थर्ड सरफेस के लिए। यहाँ पे देखो मैंने साइकिल यूज़ नहीं किया, क्यों, मैं पूरी सरफेस का निकालना ना, सिर्फ थर्ड का लिख रहा हूँ। टोटल फ्लक्स के लिए हम यूज़ करते हैं क्लोज सरफेस के लिए। ये सिर्फ ये कर्व पोर्शन, ये तो ओपन हो गया ना, अगर तुम इस पोर्शन और इस पोर्शन को नहीं ले रहे तब ये ओपन सरफेस है, ये कर्व वाला सिर्फ। अब ई और ए के वेक्टर में एंगल कितना है, 0, और ये सारे के सारे पॉइंट्स आर डिस्टेंस पे इस कर्व सरफेस पे, तो ई का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, डी ए ये पूरी सरफेस का एरिया कितना हो गया, 2 पाई आर इंटू एल इज इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये कट गया, ई कितना आ गया, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, या इसको लिख सकते हो के लैम्डा 2k लैम्डा बाय आर, ये फॉर्म याद रखो वैसे, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसका अगर ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ कैसा आएगा, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। यहाँ पे ना ये डायरेक्शन उल्टी होगी, और ये हाइपरबोला का ग्राफ है, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। इन्फिनिटी पे जाके फील्ड 0 को टेंड कर रहा है। डायरेक्शन क्यों चेंज हो रहा है, इस साइड जा रहा हूँ तो मान लो इस डायरेक्शन में, अगर मैं नेगेटिव साइड में गया तो फील्ड भी नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसलिए ई का डायरेक्शन रिवर्स करना पड़ा हमें। ये फाइनाइट रोड के केस में हम अप्लाई नहीं कर सकते। फाइनाइट रोड में क्यों नहीं अप्लाई कर सकता, मैं ये नहीं कह सकता ना फाइनाइट रोड पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कि ई का मैग्नीट्यूड सेम होगा, चाहे सारे पॉइंट्स आर डिस्टेंस पे। बट अगर फाइनाइट रोड है, फाइनाइट रोड के लिए तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं। इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो दिस लॉ कैनॉट बी अप्लाइड टू फाइनाइट रोड, दिस कैन ओनली बी अप्लाइड टू इनफाइनाइट रोड, या सिमिट्री होनी चाहिए कि सारे पॉइंट्स पे फील्ड सेम हो। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट होलो सिलेंडर। सिमिट्री फिर से क्या अप्लाई करनी है तुम्हें, सिलेंड्रिकल। पहले देखते हैं एक्सटर्नल पॉइंट। एक सिलेंडर बना रहा हूं, फिर से इस सिलेंडर का जो तुम्हें लेंथ बनाना है, एंड पॉइंट्स तक नहीं बनाना। ये एल लेंथ का एक सिलेंडर फॉर्म कर लिया, ये टॉप सरफेस, ये बॉटम, ये थर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, रेडियली ऐसे, तो वही फिर से वैसे ही सारा सेम आ जाएगा। फ्लक्स थ्रू 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। 1 और 2 में से 0, थर्ड में से कितना आएगा जब सोल्व करोगे, E × 2 पाई एल इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें ना, क्योंकि ये सरफेस पे चार्ज है तो इसमें हमें सिग्मा दिया होता है। सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया। ये कर्व सरफेस एरिया कितना है, 2 पाई आर इंटू जो भी इसका टोटल लेंथ आ रहा है, ये लेंथ नहीं, ये पूरा लेंथ। अच्छा, लैम्डा हमने क्या डिफाइन करा था, Q/L। तो हम इसमें भी जो रिजल्ट याद करेंगे ना, लैम्डा के बेसिस पे याद करेंगे। तो अगर Q इंक्लोज निकालना है तो लैम्डा इंटू इस पोर्शन में तो सिर्फ इतनी लेंथ आ रही है ना, तो E कितना आ गया, अभी भी लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर सिग्मा की फॉर्म में करना चाहते हो सिग्मा की फॉर्म में कर लो, तब बस चार्ज इंक्लोज कितना आएगा, कितना सरफेस एरिया इंक्लोज हो रहा है इसका, कितना सरफेस एरिया इंक्लोज हो रहा है, सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू एल। ठीक है, तो ये ना, ये जो लैम्डा एल की बजाय तुम्हें ये लिखना पड़ेगा, यहाँ पे जो चार्ज इंक्लोज है ये वाला सरफेस लेना, कितना सरफेस एरिया आ रहा है, इतना सरफेस एरिया आ रहा है, लैम्डा इंटू 2 पाई आर। ठीक है, क्योंकि चार्ज तो सिर्फ इस सरफेस पे है ना, तो ई कितना आ गया जब यहाँ से सॉल्व करा, ये कट गया, सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट आर। अब देखो, मैं ये फॉर्मूला याद नहीं करता, मैं यही फॉर्मूला याद रखता हूँ। इस फॉर्मूला से मैं ये फॉर्मूला डराइव कर सकता हूँ। कैसे, सिग्मा क्या डिफाइन करोगे, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, एरिया इस सिलेंडर का, गॉसियन सरफेस का नहीं, क्योंकि चार्ज तो एक्चुअल सिलेंडर पे ना, तो ये कैपिटल आर वाला। लैम्डा इज Q/L। सिग्मा और लैम्डा में क्या रिलेशन है, Q/L को क्या फिल करता हूँ, लैम्डा। तो यहाँ पे लैम्डा को अगर मैं 2 पाई कैपिटल आर रख दूँ, क्या ये फॉर्मूला नहीं आ जाएगा। अगर लैम्डा को
क्या रख दो, सिग्मा टाइम्स 2 पाई कैपिटल आर। देखो क्या यही फॉर्मूला नहीं आ रहा? तो मैं ये जो फॉर्मूला है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर से ही याद करता हूँ। अगर मुझे रिक्वायरमेंट पड़े तो मैं वैल्यू इसमें फिल कर देता हूँ बाद में। तो ये आ गया फॉर एक्सटर्नल पॉइंट। नेक्स्ट फॉर इंटरनल पॉइंट। इंटरनल पॉइंट आर लेस देन आर के लिए कैसे करेंगे? हमने वही एक सिलेंडर है, एक गॉसियन सरफेस चूज किया सिलेंड्रिकल, ठीक है। ये जो इसका रेडियस है ये इससे स्मॉल है, तो वही करोगे टॉप सरफेस, बॉटम सरफेस, ये कर्व्ड सरफेस। टॉप सरफेस में जो फ्लक्स होगा वो जीरो आएगा, बॉटम में से भी जीरो, बिकॉज ई परपेंडिकुलर है। सिर्फ इस सरफेस में से आएगा कितना, ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू फ्लक्स क्यू इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये होलो सिलेंडर है, अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, सरफेस चार्ज तो सारा सरफेस पे था, तो चार्ज इंक्लोज ही जीरो है, तो इंटरनल पॉइंट पे ई कितना होना चाहिए, जीरो। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ 0 से आर तक, फील्ड कितना है, जीरो। एक्सटर्नल पॉइंट पे कितना था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। और आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पे क्या वैल्यू आ रही है इसकी, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, या सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इस डायरेक्शन में बनाना है, इस डायरेक्शन में बना लो, माइनस आर तक जीरो, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन उल्टा हो गया तो नेगेटिव में जा रहा है। तो ये इसका ग्राफ हो गया। इसके बाद हम देखते हैं सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर में कैसे करना है, इसमें बस क्या फर्क पड़ेगा, इंटरनल पॉइंट पे भी तुम्हारा चार्ज इंक्लोज आएगा। इसमें क्या डिफाइंड होगा, सॉलिड सिलेंडर है तो वॉल्यूम में चार्ज होगा, तो रो इज क्यू बाय वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर इसकी टोटल लेंथ है, ठीक है। लैम्डा हमने क्या डिफाइन किया था, चार्ज बाय लेंथ। तो देखो पहले फाइंड करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट पे। एक्सटर्नल पॉइंट पे कैसे फाइंड करें, एक स्मॉलर डिस्टेंस पे एक गॉसियन सिलेंडर बना लिया, कुछ भी स्मॉल एल लेंथ का, ठीक है। तो वही ये टॉप सरफेस, ये बॉटम, ये कर्व, फील्ड कैसा होना चाहिए, रेडियली अभी भी। तो फ्लक्स थ्रू 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स इज क्यू इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। 1 में से 0, 2 में से 0, थर्ड में वही पैरेलल है, तो क्या आएगा, E इंटू 2 पाई RL। क्यू इंक्लोज कितना चार्ज इंक्लोज कर रहा है, रो इंटू ये वॉल्यूम, इस यहां तक का वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम हो गया, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक कितना आ गई, तो E इज इक्वल टू रो आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। अभी भी इस फॉर्मूला को लैम्डा की टर्म में याद रखो, ठीक है, मैं तो लैम्डा की टर्म में याद रखता हूँ। लैम्डा और रो में क्या रिलेशन है, देखो क्यू बाय एल, ये क्यू बाय एल कितना हो गया, लैम्डा बाय पाई आर स्क्वायर। तो मैं लैम्डा को क्या लिख सकता हूँ, रो इंटू, या रो को लिख दो लैम्डा बाय पाई आर स्क्वायर। तो देखो क्या फॉर्मूला बन गया, आर स्क्वायर से आर कट के, देखो अभी भी वही फॉर्मूला आ रहा है। तो एक्सटर्नल पॉइंट पे तो वही फॉर्मूला होता है, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। चाहे होलो सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, बस लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर तुम्हें रो गिवन हो तो उसको लैम्डा में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, इस रिलेशन से। फिर है फॉर इंटरनल पॉइंट, बस इसमें फर्क पड़ेगा। होलो सिलेंडर में तो इंटरनल पॉइंट पे था जीरो, इसमें ट्राई करते हैं इंटरनल पॉइंट पे। ये मान लो आर रेडियस का, हमने एक इंटरनल एक कोई सिलेंडर कंस्ट्रक्ट करा, ठीक है, स्मॉलर रेडियस का, ये इनफाइनाइट है। तो टॉप सरफेस, ये बॉटम सरफेस, ये थर्ड, टोटल फ्लक्स कितना हो गया, फ्लक्स थ्रू 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। 1 और 2 में से सबको समझ आ गया, अब तक तो जीरो होगा। इसमें से कितना होगा, E इंटू 2 पाई स्मॉल r इंटू एल, ये कर्व सरफेस में से, इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज रो इंटू पाई, ये कितना वॉल्यूम है, ये कितना चार्ज इंक्लोज कर रहा है। तो जो चार्ज इंक्लोज में जो वॉल्यूम लोगे वो तो इसी के अंदर का लोगे ना, तो इसमें स्मॉल r आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, E इज इक्वल टू रो r बाय 2 एप्सिलॉन नॉट।
स्फीयर में कितना आया था इंटरनल पॉइंट पे, के क्यू आर बाय आर क्यूब, या रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? चाहिए रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो मैं इस फॉर्मूला से ये फॉर्मूला डराइव कर सकता हूँ। कैसे? मुझे पता है कि बाहर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है और इंटरनल पॉइंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। सरफेस पे दोनों का सेम आना चाहिए। देखो आर को कैपिटल आर फिल कर दो तो दोनों का सेम आ रहा है सरफेस पे। मैं याद रखने का तरीका समझा रहा हूँ इनका। तो कैसे करोगे? देखो इंटरनल पॉइंट पे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। सेंटर पे कितना हो गया? 0, सेंटर वाली लाइन पे। सरफेस पे होता है मैक्सिमम कितना? रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। चाहे इस फॉर्मूला से देख लो चाहे इससे देख लो। एक्सटर्नल पॉइंट पे E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका उल्टा ग्राफ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक इन्फानाइट लाइन चार्ज है, एक पार्टिकल है, उसके सराउंडिंग में उसका चार्ज है -q, मास है m। कितनी स्पीड दूं ताकि वो सर्कल में इसके अराउंड घूमना स्टार्ट कर दे? देखो इस लैम्डा चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड कितना आएगा? इस डायरेक्शन में फील्ड आएगा कितना? लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये आ गया फील्ड। तो नेगेटिव चार्ज इस पे फोर्स अंदर की तरफ आएगा। कितना फोर्स आएगा? q इंटू ई, q इंटू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और ये इसे क्या प्रोवाइड कर देगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां से v का वैल्यू कितना आ गया? q लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m, इसका रूट। ठीक है। नेक्स्ट हमें दो चार्जेस दिए हुए हैं, ये दो शेल्स हैं, 2 कंसेंट्रिक शेल्स। हमें प्लॉट करना है E वर्सेस R का ग्राफ। देखो यहां से R स्टार्ट करते हैं, सिर्फ एक साइड बना दो। यहां से जब जाऊंगा इस साइड, पहले दोनों शेल्स के लिए इंटरनल पॉइंट है, कितना चार्ज इनक्लोज है? 0, तो फील्ड आएगा 0। फिर जैसे ही A के बाहर निकलोगे, Q1 की वजह से फील्ड आएगा, Q2 की वजह से फील्ड नहीं आएगा। तो जैसे ही जस्ट बाहर गए कितना फील्ड आ गया? K Q1 बाई ए स्क्वायर। और फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आता जाएगा। K Q1 बाई, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे कितना होगा? K Q1 बाई आर स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अंदर तक ये है। जैसे ही बाहर गए, जैसे इसके बाहर गए कितना फील्ड हो गया? दोनों की वजह से आना स्टार्ट हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बाई आर स्क्वायर। जस्ट बाहर आर का वैल्यू B, तो जस्ट इसके बाहर जाओगे तो कितना फील्ड हो जाएगा? अब ना डिपेंड करता है कि Q1 प्लस Q2 B A इनमें क्या रिलेशन है, कि ये वैल्यू इससे बड़ा है या छोटा है। तो इस टाइप का कुछ ग्राफ आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ Q। हो सकता है यहाँ पे बीच में ही कुछ हो, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। ऐसे जाता जाता बस यहाँ तक ही आए। डिपेंड करेगा Q2 की कितनी वैल्यू है, Q2 और B A Q1 इसकी कितनी वैल्यू है। अब हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फानाइट शीट। इन्फानाइट शीट में मैंने क्या सिमेट्री बताई थी? हम क्या चूज करते हैं? गॉसियन पिल बॉक्स। ये पिल बॉक्स क्या होता है? एक सिलेंडर है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी इसका सिग्मा। अब पहले मैं लेट करके चल रहा हूं कि मुझे ये नहीं पता कि भाई इसकी वजह से जो फील्ड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, पहले हमें नहीं पता। तो मैं इसकी जो ना ये सरफेस है, ये फर्स्ट सरफेस और ये सेकंड सरफेस, ये दोनों ना सेम डिस्टेंस पे बना रहा हूँ। मान लो ये भी L/2 पे, ये भी L/2 पे। अगर ये दोनों सेम डिस्टेंस पे तो मैं अब कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड जितना 1 पे आएगा और जो 2 पे मैग्नीट्यूड होगा, एटलीस्ट मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, डिस्टेंस अलग अलग हो गया। थर्ड सरफेस ही है, फील्ड ऐसा होता है ना, ऐसा कुछ प्लेनर। तो देखो नेट फ्लक्स क्या गया? 1 प्लस 2 प्लस ये तीसरा कर्व सरफेस इज Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। फर्स्ट सरफेस ये ना पूरा तुम्हारे पास क्लोज वॉल्यूम है, तो एरिया वेक्टर इधर लेना है इसका। E और A में कितना एंगल है? 0 डिग्री। तो E इंटू A1, ये जो भी इसका एरिया है, पाई आर स्क्वायर लिखना, पाई आर स्क्वायर लिख लो।
2 में से इस डायरेक्शन में फील्ड इधर है और इसका एरिया वेक्टर भी इधर है, फिर से दोनों में एंगल कितना हो गया 0। और ई का मैग्नीट्यूड सेम कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों पॉइंट्स मैंने सेम डिस्टेंस पे लिए थे। थर्ड सरफेस, ये कर्व सरफेस, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इस साइड, और फील्ड इस साइड है, दोनों में एंगल कितना है 90, तो ये 0। 0 क्यों, बिकॉज E is perpendicular to E vector is perpendicular to A vector। क्यों इनक्लोज्ड, ये तो ये वाले एरिया में चार्ज इनक्लोज आ रहा है, कितना, सिग्मा इंटू एरिया बाय एप्सिलॉन। 2AE इज इक्वल टू सिग्मा A बाय एप्सिलॉन, या E इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ठीक है, ये आ गया इन्फाइनाइट शीट। और E इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। E डिस्टेंस पे डिपेंड करता ही नहीं है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है, कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। जस्ट इस साइड कितना होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ये माइनस सिग्मा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन होता है, जस्ट डायरेक्शन बता रहा हूँ कि लेफ्ट साइड में। कुछ और एग्जांपल्स ऑन गॉस लॉ। क्वेश्चन देखो क्या है, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है -Q2। यहाँ से कुछ पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट होती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं। क्या कह रहा है, प्लस Q1 के पास में एक फील्ड लाइन दे रखी है, ये बहुत इसके पास में, और कितना एंगल बना रही है अल्फा, और जस्ट इसके पास में जब टर्मिनेट हो रही है वो एंगल बना रही है बीटा। हमें Q1 और Q2 का चार्ज का मैग्नीट्यूड बताना है। देखो Q1 से, अगर Q चार्ज से ये जो फील्ड लाइन निकलती है किसी भी थीटा एंगल में, याद है हमने करा था कितनी फील्ड लाइन्स, कितना फ्लक्स आता था इसकी वजह से, कितना फ्लक्स आता था, Q बाय 2 एप्सिलॉन 1 माइनस कोस थीटा। अगर सिंपली Q चार्ज होता है ऐसे, इसी में से फील्ड लाइन आते हैं, इसके बहुत ज़्यादा पास में हो, इसके बहुत ज़्यादा पास में हो, तो यहाँ पे देखो किसी पॉइंट पे इन दोनों की वजह से फील्ड है, Q1 की वजह से भी आएगा, Q2 की वजह से भी आएगा, नेट फील्ड है ये तो। बट जस्ट इसके जब पास में होगा, किसका फील्ड डोमिनेट करेगा, बहुत ज़्यादा इसका, क्योंकि इसके पास में इन्फानाइट फील्ड होता है। तो यहाँ पे जो फील्ड है ऑलमोस्ट Q1 की वजह से ही है, और यहाँ पे जो फील्ड है सिर्फ Q2 की वजह से ही है। तो इसके बीच में जितनी भी फील्ड लाइंस है वो सारी की सारी यहाँ पे जा रही होंगी। तो ये बताओ अल्फा एंगल, ये प्लेन एंगल है, ध्यान रखना, अगर ये प्लेन एंगल अल्फा है, सॉलिड एंगल कितना होगा, 2π1 माइनस कोस अल्फा, उसमें कितनी फील्ड लाइंस जाएंगी, Q1 बाय 2 एप्सिलॉन इंटू 1 माइनस कोस अल्फा। ये सारी की सारी फील्ड लाइंस यहाँ पे जाके टर्मिनेट हो रही है, तो यहाँ पे भी जो तुम्हारा फ्लक्स आना चाहिए इस इतने सॉलिड एंगल में, क्योंकि ये तो सिर्फ इस साइड दिखा है ना, नीचे भी होगा, ऐसे बाहर की तरफ से भी होगा, अंदर से भी जा रही होंगी, तो एक सॉलिड एंगल कुछ बनेगा, उसमें से जितनी भी फील्ड लाइन है सारी की सारी बीच वाली इसके पास जा रही है, तो इसका जो फ्लक्स है इतने एंगल में और इसका फ्लक्स है जो इतने एंगल में, ये सेम होना चाहिए। तो यहाँ से तुम Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो, या इसका रेशो फाइंड कर सकते हो। Q1 बाय Q2 इज 1 माइनस कोस बीटा अपॉन 1 माइनस कोस अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड सिलेंड्रिकल कैविटी इन सिलेंड्रिकल वायर, सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर। सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है, मान लो कुछ भी इसका रेडियस है r, इसमें एक कैविटी है, सेंटर से a डिस्टेंस पे, इसके बीच में कोई पॉइंट है कैविटी के अंदर, उस पर हमें फील्ड बताना है। अगर मैं तुम्हें टॉप से दिखाऊं तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। कैसे कर रहा था, पहले इस कैविटी को फिल कर लो प्लस रो से, मान लो ये C पॉइंट है, तो इसकी वजह से यहाँ पे इस डायरेक्शन में फील्ड आता है, याद है सॉलिड सिलेंडर के इंटरनल पॉइंट पे कितना फील्ड होता है, अभी हमने पढ़ा था रो r बाय 2 एप्सिलॉन, तो रो क्योंकि पॉजिटिव है तो C वेक्टर बाय 2 एप्सिलॉन। फिर इस कैविटी में क्या फिल कर दिया, नेगेटिव चार्ज, इसके लिए भी इंटरनल पॉइंट है, तो इसके सेंटर की तरफ फील्ड आएगा। अगर मैंने ये B चूज करा है, B इस तरफ है, तो -B अंदर की तरफ होगा, तो उसकी वजह से कितना फील्ड आएगा, रो -B बाय 2 एप्सिलॉन। नेट फील्ड इन दोनों का वेक्टर सम, तो C -B बाय 2 एप्सिलॉन। स्फीयर में आता था 3 एप्सिलॉन, ये सिलेंडर है 2 एप्सिलॉन, तो C -B ये A वेक्टर आ जाएगा, बिकॉज A प्लस B इज C, तो C -B इज A। तो सिलेंड्रिकल कैविटी के अंदर भी फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म। और किस पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, सिलेंडर के सेंटर और कैविटी के सेंटर के डिस्टेंस पे। ऐसे ही 2 सिलेंड्रिकल वायर्स है, जैसे ये था ना, ऐसे 2 सिलेंड्रिकल वायर्स बना रखी हैं, टॉप से दिखा रहा हूँ, एक पे है चार्ज डेंसिटी प्लस रो, एक पे माइनस रो, ये बीच वाला खाली है।
तो हमें बीच में किसी भी पॉइंट पे फील्ड बताना है। देखो पहले इसको प्लस रो से फिल कर दो, तो ये सिलेंडर कंप्लीट हो गया। मान लो ये पी पॉइंट है, यहाँ से कुछ स्मॉल r1 डिस्टेंस ले लो, यहाँ पे कितना फील्ड आएगा इसके से रो r1 वेक्टर बाय 2 एप्सिलॉन। अब इसमें माइनस रो फिल कर दो, माइनस रो फिल कर दिया, ये वाला सिलेंडर कंप्लीट हो गया। इसकी वजह से फील्ड इस साइड आएगा, तो अगर ये हम R2 ले लें तो इसकी वजह से जो फील्ड आएगा वो R2 के ऑपोजिट आएगा। तो ये तुम्हारे पास नेट फील्ड हो गया। इनका वेक्टर सम कर लो, R1 माइनस R2, ये मान लो D वेक्टर है। तो देखो D वेक्टर, ये तुम्हारे पास था R1, ये है R2, ये है D। तो D प्लस R2 इज इक्वल टू R1, ट्राइंगल लॉ से। तो R1 माइनस R2 क्या हो गया, D वेक्टर। तो ये किस पे डिपेंड करता है, दोनों के सेंटर्स के डिस्टेंस पे, और इस डायरेक्शन में आएगा।